हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरा इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी हमारे ड्यू एसओएल के स्टूडेंट हैं वे इनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ हिंदी भाषा और संप्रेषण का बुक लेकर आया हूँ। जिसका क्या बुक में लिखा गया है वो हम पढ़ेंगे, साथ साथ पूरा पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में इसका निष्कर्ष भी मैं बता दूंगा। और इस बुक में कुछ क्वेश्चन भी है जिसका आप लोगों को हल करना है खुद से, स्वयं से। तो हम लोग मिलकर इस क्वेश्चन का जो है हल करेंगे। तो चलिए, जो भी बुक में इस बुक में जो भी लिखा गया है मैं वो पढ़कर आप लोगों के सामने सुना दूंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग अपने कान में ईयरफोन लगाकर या जो देख सकते हो देख ले, नहीं तो सुन लेंगे भी, तो इस पाठ का जो है आप लोगों को निष्कर्ष जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इस बुक का नाम है हिंदी भाषा और संप्रेषण, और यह DU-SOL के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की बुक है, जिसका हम अध्ययन करेंगे हिंदी मीडियम में। तो चलिए चलते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि भाषिक संप्रेषण स्वरूप और सिद्धांत। यहाँ पर आप लोग देख लें, इकाई 1 में हमें 2 चैप्टर पढ़ना है, भाषिक संप्रेषण स्वरूप और सिद्धांत, जिसमें 2 चैप्टर है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 है संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया, और दूसरा चैप्टर है हमारा संप्रेषण के विभिन्न मॉडल और आभाषिक संप्रेषण। तो चलिए हम पहले चैप्टर पर चलते हैं, इकाई 1 के पाठ नंबर 1। तो हमारा पाठ नंबर 1 है संप्रेषण की अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया। यह इकाई 1 है और पाठ नंबर 1 है। इसकी प्रस्तावना में क्या लिखा गया है मैं पढ़ता हूँ। तो प्रस्तावना में लिखा गया है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज से स्वयं को संबंध रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। मनुष्य एवं समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। और विचारों के कि इसी आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती है उसे संप्रेषण कहते हैं। यानी कि भाषा और संप्रेषण की कुछ शॉर्ट इंफॉर्मेशन यानी जानकारी यहाँ पर भी दे दिया है। तो अब चलते हैं, पूरा बुक पढ़ते हैं। संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त हुआ भाव या शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है। वास्तव में वही संप्रेषण सार्थक या सफल होता है जो एक दूसरे के बीच तारतम्य स्थापित कर पाने में सक्षम होता है। वक्ता की भाषा कितनी ही सरल, सहज या भावपूर्ण क्यों न हो, अगर वह श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता तो उसे असफल संप्रेषण ही कहेंगे। संप्रेषण वास्तव में अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाने का एक तरीका है जिसे भाषा का पूरक भी कहा जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में हम संप्रेषण को भली भांति समझने के लिए उसकी अवधारणा, महत्व और उसकी प्रक्रिया जैसे तथ्यों को ही रेखांकित करेंगे। संप्रेषण के संबंध में सहज ही यह जिज्ञासा जगती है कि संप्रेषण क्या है, कैसे या किससे होता है। इन समस्त जिज्ञासाओं के समाधान के लिए संप्रेषण की अवधारणा को समझना जानना आवश्यक है। तो ये हमारा प्रस्तावना हो चुका है। अब अधिगम का उद्देश्य। तो इस अध्ययन सामग्री को पढ़कर आप संप्रेषण की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा एवं संप्रेषण के तत्वों के विषय में जान सकेंगे। मानव जीवन में संप्रेषण के महत्व के विषय में जान सकेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे। संप्रेषण की अवधारणा, महत्व एवं संप्रेषण प्रक्रिया के विषय में अपनी राय दे सकेंगे। तो ये था अधिगम का उद्देश्य। अब हम संप्रेषण की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। संप्रेषण की अवधारणा। मानव जीवन संप्रेषण यानी विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य संप्रेषण में सक्रिय रहता है। सामान्यतः एक व्यक्ति अपने सक्रिय समय में लगभग
2/3 से अधिक समय प्रत्यक्षतः सुनते, बोलते या फिर पढ़ते लिखते यानी संप्रेषण में सक्रिय रहते हुए व्यतीत करता है। संप्रेषण के संबंध में सहज यह जिज्ञासा जगती है कि संप्रेषण क्या है, कैसे है या किससे होता है। इन समस्त जिज्ञासाओं के समाधान के लिए संप्रेषण की अवधारणा को जानना आवश्यक है। संप्रेषण शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस प्रेषण के योग से हुई है। सम यानी समान रूप से, पूरी तरह से, और प्रेषण यानी आगे भेजना, अग्रसर करना। इन दोनों शब्दों के संयोग से बने संप्रेषण शब्द से आशय है समान रूप से भेजा गया, यानी बातचीत या भाषा में किसी सूचना या विचार को सम्यक रूप से सामने वाले व्यक्ति तक भेजना। किसी शब्द के अर्थ को जानने का एक तरीका भाषा में प्रचलित उसके समानार्थी शब्दों के अर्थों से भी है। इस नजरिए से संप्रेषण के लिए हिंदी में संचार और संवाद शब्द भी प्रचलित है। यहाँ संचार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की चर धातु से हुई है। चर से आशय है चलना। यहाँ संचार शब्द का गंभीर अर्थ है निरंतर आगे बढ़ते रहने वाली प्रक्रिया। यहाँ संप्रेषण और संचार शब्द के से आशय निकलता है समाज में व्यक्तियों का भावों एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान। संप्रेषण का अंग्रेजी पर्याय है कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन के कम्युनिज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज, यानी भागीदारी, स्थानांतरण और आदान प्रदान। यदि हम टू शेयर, टू ट्रांसमिट और टू एक्सचेंज के अर्थ संदर्भ को देखें तो इससे स्पष्ट है टू शेयर भागीदारी यानी किसी को अपने भाव एवं विचारों से अवगत कराना। टू ट्रांसमिट स्थानांतरण यानी भाव एवं विचारों को एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर पहुंचाना। ऐसे ही टू एक्सचेंज आदान से आशय है भाव एवं विचारों का परस्पर आदान प्रदान। संप्रेषण के समानार्थी अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन का अर्थ है एक तरह की कॉमन सेंस, साझा सहभागिता या सामान्यता। इससे संप्रेषण का अर्थ निकलता है कि एक तरह की सहभागिता उत्पन्न करना या सर्वसामान्यता लाना। सुस्मिता बाला एवं अमरीश सक्सेना ने लैटिन के कम्युनिज के अर्थ संदर्भ को स्पष्ट करते हुए लिखा है टू शेयर आदान प्रदान करना, बांटना, ज्ञान, परेशानी, संवेदना, खुशी आदि केवल विचार ही नहीं भावनाएं भी। टू इम्पार्ट प्रदान करना, बताना। उदाहरण के लिए कक्षा में अध्यापक छात्र को सूचनाएं प्रदान करता है। टू ट्रांसमिट मीन्स बताना, पहुंचाना, भेजना, संचारित, प्रसारित, प्रेषित करना। इस काम में उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। टू मेक कॉमन संचार में संदेश देकर और लेकर प्रक्रिया में शामिल लोगों का एक ही धरातल पर जाना। सूचना एवं तकनीक के क्षेत्र में संप्रेषण एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना। संप्रेषण के द्वारा समाज में व्यक्ति के संबंध और अधिक विकसित होते हैं। वस्तुतः संप्रेषण एक शक्ति है जो समाज की जड़ों को पोषित करती है। संप्रेषण का नेटवर्क ही पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक, वैश्विक आदि संबंधों की नींव रखता है। भाषा की उत्पत्ति से लेकर आज तक संप्रेषण ने मानव के विकास के अनेक युग देखे हैं। आज का युग संप्रेषण की दृष्टि से विशिष्ट है क्योंकि यह सूचना क्रांति का युग है जहां अपनी बात को आज़ादी से कहना मनुष्य का अधिकार है। संप्रेषण वक्ता और श्रोता के व्यक्तिगत और सामूहिक सीमाओं से आगे निकलकर विश्व स्तर तक पहुंच गया है, बाजारी उपनिवेशवाद का हिस्सा बन गया है। संप्रेषण मानव जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने संप्रेषण को शब्दबद्ध कर प्रस्तुत किया है। इस विषय में डॉक्टर देवेंद्र ईश्वर ने सिरेना और मोटरसन के हवाले से लिखा है, हाल के वर्षों में गवेषणा कार्य की गति संप्रेषण क्षेत्र के विशिष्ट प्रकरण और उसे अधिक स्पष्ट करने की दिशा में बहुत धीमी
रही है। हाल की एक समीक्षा के अनुसार प्रचलित गवेषणा साहित्य में संप्रेषण शब्द की 25 विभिन्न संकल्पनाओं का प्रयोग देखा गया है। अनुसंधानकर्ताओं को अभी संप्रेषण की एक पूर्णतः स्वीकार्य व्याख्या स्थापित करनी है। वे इस पर भी सहमत नहीं है कि मानव संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी बातें सामान्य है। संप्रेषण प्रक्रिया के 50 से अधिक विभिन्न विवरण प्रकाशित हुए हैं। इस प्रकार की संकल्पना संबंधी समस्या एक सामान्य मॉडल तैयार करने की दिशा में किए गए अनेक प्रयासों को सीमित कर देती है। सन 1949 में सेनान और वीवर द्वारा संप्रेषण का एक गणितीय मॉडल प्रकाशित किए जाने के बाद संप्रेषण साहित्य में 15 से भी अधिक मॉडल का विवरण जुड़ गया है। इससे संप्रेषण की परिभाषा में वैविध्य के साथ साथ विरोधाभास भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से आत्मगत भी हो सकता है और अन्यों के साथ सामूहिक रूप से भी हो सकता है। मुख्य बात यह है कि संप्रेषण आत्मगत हो या फिर दूसरों के साथ, यह एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें एक या एकाधिक व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं तथ्यों का इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं जिससे प्रत्येक को संदेश का अर्थ, आशय और उसके उपभोग की समझ का लाभ सभी उठा सके। निष्कर्षतः संप्रेषण किसी विशिष्ट संदेश के लिए संप्रेषण संदेश और संदेश प्राप्तकर्ता को समानुभूति के साथ जोड़ने का काम है। लुइस ए एल्सन संप्रेषण को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. अर्थात संचार से आशय उन समस्त साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझाने के लिए अपनाता है। यह वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार कम्युनिकेशन इज द ब्रॉड फील्ड ऑफ ह्यूमन इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स एंड ओपिनियंस एंड नॉट द टेक्नोलॉजीज ऑफ टेलीग्राफ, रेडियो एंड द लाइक। अर्थात संप्रेषण से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं सम्मतियों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, तार, रेडियो अथवा इसी प्रकार के अन्य तकनीकी साधन संप्रेषण नहीं हैं। यहाँ रेडफील्ड का आशय है कि यद्यपि तार, टेलीफोन, रेडियो आदि का संप्रेषण के साधनों का प्रतीक समझा जाता है, किंतु संप्रेषण का वास्तविक अर्थ संप्रेषक की विचारधारा एवं अभिव्यक्ति को समझना है। तकनीकी साधन तो सिर्फ माध्यम भर होते हैं। ये अवधारणाएं हैं, ये कुछ जो है हमारे संप्रेषण के जो फेमस पर्सनालिटी है उन्होंने अपनी जो है कुछ परिभाषाएं दी है जिसे आप लोगों को जानना है, क्योंकि पेपर जब होगा तो उसमें जब हमें 500 वर्ड, 200 वर्ड में, 300 वर्डों में लिखना होगा तो हमें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो उसमें लिख सकते हैं कि लुइस ए एल्सन ने संप्रेषण का ये परिभाषा दिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा, ई एम रोजर एवं शूमेकर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा। ई एम रोजर एवं शूमेकर के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है। इस प्रकार संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से संबंध है। चार्ल्स ई आइसगुड संप्रेषण के शब्दबद्ध करते हुए कहते हैं, इन द मोस्ट जनरल सेंस वी हैव कम्युनिकेशन व्हेनेवर वन सिस्टम अ सोर्स इन्फ्लुएंस अनदर द डेस्टिनेशन बाय मैनिपुलेशन ऑफ अल्टरनेटिव सिग्नल्स विच कैन बी ट्रांसमिट ओवर द चैनल्स कनेक्टिंग देम। अर्थात
आमतौर पर संचार तब होता है जब कोई ढांचा या स्रोत किसी अन्य को प्रभावित करे, कुशलतापूर्वक विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके उन साधनों के द्वारा जो उन्हें जोड़ते हो। जे पॉल लोगन संप्रेषण को शब्दबद्ध करते हुए कहते हैं, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में संप्रेषक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने की सम्मिलित प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। एल रॉन हबर्ड हैड डिस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ ARC triangle. A stands for affinity, R for reality, and C for communication. Communication in ARC triangle has been stated to be the most important in understanding the composition of human relation and thus human life. अर्थात एल रॉन हॉबर्ड ने संचार को ARC त्रिकोण के माध्यम से समझाने की कोशिश की। ए का प्रयोग अलगाव के लिए, आर का प्रयोग वास्तविकता के लिए तथा सी का प्रयोग संचार के लिए किया गया है। मानवीय संबंधों के स्वरूप और इस प्रकार मानव जीवन को समझने के लिए ARC त्रिकोण को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये है हमारा ARC त्रिकोण। ARC त्रिकोण ये रहा। ए फॉर जो है अलगाव, आर फॉर रियलिटी यानी वास्तविकता और सी फॉर कम्युनिकेशन। अब लुंडबर्ग के अनुसार संचार वह पारस्परिक क्रिया है जो प्रतीकों के माध्यम से घटित होती है। ये प्रतीक चित्र, मौखिक या अन्य किसी रूप में हो सकते हैं। प्रतीकों के माध्यम से होने वाले संचार उसके संप्रेषण में आने वाले अवरोधों को रोक लेता है। इस प्रकार प्रतीक युक्त संचार संदेशों को कम कर देते हैं। संप्रेषण में यदि प्रतीकों का कुशलता के साथ प्रयोग किया जाए तो जटिल विचार तथा तकनीकी ज्ञान में साझेदारी भली भांति की जा सकती है। उपयुक्त प्रतीकों का प्रयोग कर स्वाभाविक कुशलता से परे हटकर संप्रेषण किया जा सकता है। ट्रेन हेलिन ने इंग्लिश में लिखे हैं, इन द मेन कम्युनिकेशन हैज इट्स सेंट्रल इंटरेस्ट दोज behavioral situation in which a source transmit a message to receiver with conscious intent to alter the latter's behavior. Here the dimension of intentionality underlying communication is the key lecture involved in the delineation. इन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष है टू मेक कॉमन अर्थात सबका बन जाना, सामान्यकृत हो जाना। भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण का अर्थ इस सामान्यकृत शब्द बहुत नजदीक है, जहां एक व्यक्ति के भाव विचार दूसरे व्यक्ति के हृदय तक पहुंच जाते हैं, साधारणीकृत हो जाते हैं। संक्षेप में संप्रेषण के विषय में उपयुक्त परिभाषा पर अध्ययन मनन करने के पश्चात कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक व्यवस्थित, स्वउद्देश्य एवं सतत गतिशील रहने वाली प्रक्रिया है, जिसे सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर भावों, विचारों तथा तथ्यों एवं सूचनाओं, समितियों आदि का आदान प्रदान करते हैं, जिससे एक सामान्य समझ विकसित हो सके। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संप्रेषण का महत्व स्वीकार किया जा रहा है। वस्तुतः यह कहना उचित होगा कि इस परस्पर भाषिक व्यवहार का माध्यम जो भी हो, पत्र लेखन, रेडियो प्रसारण, समाचार पत्र, टेलीफोन पर बातचीत, संकेत या हाव भाव, इन सब के मूल में कोई न कोई संदेश होता है। अतः संप्रेषण का केंद्र बिंदु संदेश है। प्रश्नों की जांच स्वयं कीजिए, जो कि हमारे पास 2 प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। संप्रेषण मानव जीवन का अनिवार्य आवश्यकता है। संप्रेषण में परस्पर साझेदारी की प्रक्रिया विद्यमान रहती है। दूसरा है ख नंबर, कोष्ठक में दिए गए शब्द में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संप्रेषण का महत्व हर युग कालखंड में रही है। व्यक्ति संप्रेषण में व्यक्ति अपने किन भावों का रूप स्पष्ट करता है। तो इन दोनों प्रश्नों का जो राइट आंसर है उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब हम देखते हैं संप्रेषण के तत्व। संप्रेषण की अवधारणा को समझने के लिए संप्रेषण के तत्वों की बात करना भी जरूरी है। संप्रेषण के तत्व से आशय है संप्रेषण के रूप आकार प्रदान करने वाले घटकों। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता, संदेश और श्रोता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये ही इसके प्रमुख तत्व है। लेकिन विद्वानों के माध्यम और फीडबैक को भी संप्रेषण के महत्वपूर्ण तत्व माना है। इस प्रकार संप्रेषण के 5 प्रमुख तत्व ठहरते हैं: संप्रेषक, स्रोत, संदेश, माध्यम, ग्राही, लक्ष्य, फीडबैक। संक्षेप में संप्रेषण के तत्वों का विवरण इस प्रकार है। तो चलिए अब हम तत्वों के विवरण को देखते हैं। तो पहला हमारा है स्रोत संप्रेषक। स्रोत संप्रेषक संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का आरंभ संप्रेषक ही है। संप्रेषक में संप्रेषण हेतु संप्रेषण की प्रवीणता, प्रवृत्ति और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। इसमें संप्रेषण प्रवीणता हेतु बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना एवं तर्क वितर्क करना आता है। इनके अतिरिक्त भाषाई ज्ञान, संकेत करना एवं चित्र बनाना आदि भी संप्रेषण प्रवृत्ता में वृद्धि करते हैं। प्रवृत्ति से आशय है पहला संप्रेषण का संदेश ग्रहीता के प्रति दृष्टिकोण एवं उसके साथ व्यवहार। दूसरा संदेश की विषय वस्तु के प्रति संप्रेषक की धारणा। और तीसरा संप्रेषक का संप्रेषण के समय रवैया आदि। ऐसे संप्रेषण को संप्रेषण करते समय समाज के वर्गों अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, युवा, वृद्ध एवं बाल वर्ग आदि का ध्यान रखना चाहिए। समाज एवं संस्कृति के ज्ञान के अभाव में संप्रेषक की संप्रेषण प्रक्रिया बाधित हो सकती है। दूसरा है संदेश। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक को जो कुछ भी कहना चाहता है श्रोता के समक्ष वह सब उसका संदेश है। संदेश की रचना के वक्त संप्रेषक को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे संदेश की विषय वस्तु। दूसरा, संदेश का विवेचन किस प्रकार करना है, संदेश किस माध्यम द्वारा पोषित करना है, संदेश ग्रहणकर्ता कौन है। संप्रेषण में संदेश की रचना करना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कई बार हम देखते हैं कि खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपनी बात सामने वाले को ठीक से नहीं समझा पाता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी बात को बड़े प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त कर देता है। यह सब वक्ता के संदेश रचना कौशल के कारण ही सीख पाता है। और तीसरा हमारा तत्व है माध्यम यानी मीडियम। संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता के मध्य सेतु का कार्य माध्यम करता है। माध्यम से यहाँ आशय है कि संप्रेषक किस प्रकार अपने संप्रेष्य संदेश को सामने वाले तक भेजता है, बोलकर, लिखकर, ईमेल कर या वेबसाइट आदि। संप्रेषक अपने संदेश को प्रेषित करने के लिए किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है, परंतु उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके लक्ष्य यानी संदेश ग्राही के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त रहेगा। संप्रेषण प्रक्रिया के सभी माध्यम उपयोगी होते हैं, परंतु उपयोगिता संप्रेषक, संदेश और संदेश ग्राही की विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करती है। और तीसरा
चौथा तत्व है हमारा ग्राही या लक्ष्य। ग्राही या लक्ष्य, संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषक जिसे अपना संदेश संप्रेषित करता है वह संदेश ग्राही या लक्ष्य कहलाता है। ग्राही केवल एक व्यक्ति वर्ग या फिर संपूर्ण समाज भी हो सकता है। ग्राही संप्रेषक के जितना समरूप होगा उसी मात्रा में संप्रेषण के प्रभावी होने की संभावना बढ़ जाती है। ग्राही का संदेश ग्रहण करना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि संप्रेषक का संदेश किस प्रकार का है, उसके लिए संप्रेषक का क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त ग्राही की भाषा, सभ्यता, संस्कृति, रुचि आदि भी ग्राही के संदेश ग्रहण करने को प्रभावित करती है। और हमारा पांचवा है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि का बड़ा महत्व होता है। फीडबैक से आशय है संप्रेषण में संप्रेषक का संदेश ग्रहण करने के पश्चात कोई प्रतिक्रिया करना या न करना फीडबैक कहलाता है। फीडबैक के माध्यम से संप्रेषण की गति में कुछ संशोधन किया जा सकता है। यह संप्रेषक को यह अवसर मुहैया कराती है कि वह संप्रेषण की अगली कड़ी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर अपने संप्रेषण को आगे बढ़ाए। फीडबैक के अभाव में संप्रेषण प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है। तो थोड़ा सा फीडबैक से यह मालूम हो जाता है कि संप्रेषण में संदेश की व्याख्या किस प्रकार की गई है। यहाँ एक तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि एक से अधिक संदेश ग्राही होने की स्थिति में संप्रेषक को अलग अलग प्रतिक्रिया मिल सकती है, क्योंकि सामान्य तौर पर प्रत्येक ग्राही की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भिन्न होती है। खैर, संप्रेषण में परस्पर साझेदारी की प्रक्रिया विद्यमान रहती है, अतः फीडबैक भी मिली जुली हो सकती है। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने संप्रेषण के 3 बुनियादी तत्वों स्रोत, संदेश और लक्ष्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। संचारक, प्रेषक या स्रोत, जहाँ से संदेश का उद्भव होता है, चाहे वह व्यक्ति हो, पक्षी हो, वस्तु हो, वह तत्व संचारक, प्रेषक या स्रोत कहलाता है। संदेश, जिस बात, भावना, विचार को संप्रेषित किया जाता है या किया जाना है वह संदेश कहलाता है। संदेश प्राप्तकर्ता, ग्राही या लक्ष्य, जो व्यक्ति संदेश प्राप्त करता है वह संदेश प्राप्तकर्ता, ग्राही या लक्ष्य कहलाता है। इन तीनों के समन्वय से संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है। प्रक्रिया इस प्रकार है: संचार, प्रेषक, स्रोत, संदेश, संदेश प्राप्तकर्ता, ग्राही या लक्ष्य। तो संचार या संप्रेषण की पूर्णता के लिए संदेश को भेजने के लिए उचित मार्ग या माध्यम का होना आवश्यक है। इस प्रकार संचार से किसी प्रतिक्रिया या प्रभाव का उत्पन्न होना संभव है। संचार प्रक्रिया इस प्रकार है, यहाँ पर हमारे सामने इनबॉक्स जो है बनाया गया है, तो इस इनबॉक्स को आप लोग देखकर समझ सकते हैं। पहले देखिए संचार या प्रेषक दिखाए गए हैं, इसके बाद संदेश है हमारा, इसके बाद चैनल या माध्यम जिसके माध्यम से हम संदेश प्राप्त करता यानी लक्ष्य के पास पहुंचाते हैं, उसके बाद प्रभाव क्या पड़ता है यानी फीडबैक क्या आती है, वही बात इसमें भी दिखाया गया है। हमने ऊपर के चित्र में 2 स्थितियां बताई है। पहली स्थिति एक संदेश के रूप में और दूसरी स्थिति विचार के रूप में। दोनों ही स्थिति में संचार प्रक्रिया एक समान है। प्रोफेसर हेराल्ड डी लॉसवेल ने संप्रेषण प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि संचार में यह महत्वपूर्ण है कि कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किससे कहता है और किस भाव के साथ कहता है। अब हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जिनका स्वयं से जांच करनी है, तो इस प्रश्नों का उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यदि आप लोग ऊपर समझ गए हैं।
नहीं तो मैं इस चैप्टर के अंत में सारे आंसर का प्रश्नों का आंसर बता दूंगा। मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रह होता है। क्या यह प्रश्न सही है या फिर गलत? इसका आंसर हाँ या नहीं में देना है। दूसरा है, मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत संप्रेषण करना होता है। और तीसरा है, व्यक्तिगत संप्रेषण व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता है। 3 प्रश्न हैं जो कि हाँ या नहीं में भरना है। और चौथा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है भाषा या तकनीकी, इसे भरना है। संप्रेषण को सफल बनाने के लिए स्पष्टता या अस्पष्टता का भी प्रयोग करना चाहिए। संप्रेषण में वक्ता से ज़्यादा विषानुरूप या अविषानुरूप महत्वपूर्ण है। संप्रेषण को पूर्ण करने में शब्दावली या विषय वस्तु इत्यादि का चुनाव सुविधापूर्वक करनी चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग जरूर लिखें। तो ये था आज हमारा जो हिंदी पाठ है, इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे, यानी पार्ट 2 में संप्रेषण का महत्व।